चलिए, ऑनलाइन में सभी का वेलकम। अगर सभी पढ़ते हैं तो, और नहीं पढ़ते तो फिर वेलकम कैसा, पढ़ने लग जाओ सभी। चलिए, अभी जो आज हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट लेक्चर किसका है? डिस्क्रिप्टिव का, यानी पहली क्लास है डिस्क्रिप्टिव की। आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हो डिस्क्रिप्टिव के लिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव की क्लास उसी के लिए बेनिफिशियल होती है जिसको पहले से कुछ आ रहा हो। तो जिनको नहीं आ रहा उनको क्या करना है? उनको लिख लिख के सीखना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी डिस्क्रिप्टिव है क्या, डिस्क्रिप्टिव को करना कैसे है, और मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगी। तीन चीजों पे बात करेंगे, उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव के टॉपिक चलेंगे। सबसे पहली बात, डिस्क्रिप्टिव है क्या? तो आपके सिलेबस में कुछ चीजें मेंशन्ड हैं। क्या क्या मेंशन है मुझे याद दिलाओ। सबसे पहले पैसेज। पैसेज कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होता है, कंपोजिशन का नहीं, लेकिन मैं उसको डिस्क्रिप्टिव में डाल रही हूँ क्योंकि अब जो पैसेज आ रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत आ रही है, उसको भी मुझे सिखाना पड़ेगा। पहले जो पैसेज आते थे वो इजीली बच्चा पढ़ के और उसमें से 4 लाइन निकाल के लिख देता था, लेकिन हमने उसको डिस्क्रिप्टिव बुक में भी डाला है। और डिस्क्रिप्टिव में इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि एक तरह से ट्रांसलेशन ही है, उससे दो चीजें सुधरेगी। एक तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आता है, वो बेटर होगा। दूसरा अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंशन आप किस तरीके से करोगे। सेकंड जो टॉपिक आप लोगों के है वो है प्रेसी राइटिंग। आपके पार्ट बी में ये दो टॉपिक है और एक ट्रांसलेशन है। प्रेसी राइटिंग अगेन वो एक पार्ट है, मुझे आपको बताना है कैसे करना होता है, उसका एक तरीका है, वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारा जो टॉपिक है वो है थीम राइटिंग। फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है पैराग्राफ राइटिंग। आप सभी को इनका वेटेज वगैरह पता है ना, कितना है? 10 नंबर, ठीक है। और इधर होता है लेटर या रिपोर्ट में ऑप्शन, यही चीज होती है डिस्क्रिप्टिव में। कितने मार्क्स हो रहे हैं? 10, 10, 10, 10 और 10, ये कितने हो गए भैया? 50। और 10 हो गया ट्रांसलेशन। 60 नंबर का वेटेज इंग्लिश में ये आता है। फिर हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ग्रामर नहीं आएगी तो डिस्क्रिप्टिव कैसे आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो डिस्क्रिप्टिव में है क्या। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव को करना कैसे है। तो डिस्क्रिप्टिव को करने का सबसे आसान तरीका है, जिस भी बच्चे को बेसिक ग्रामर यानी फाउंडेशन वाली ग्रामर आती है प्लस वोकैब, बेसिक वोकैब, मैं नहीं बोल रही कि तुम्हें सारे वन वर्ड याद हो। अगर ग्रामर वोकैब आती है तो आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हो, आप चीजों को ट्रांसलेशन में चेंज कर सकते हो। उसके बाद में तो क्या है, डिस्क्रिप्टिव खुद ही हो जाता है। खुद कैसे होता है? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में दो चीजें होती है, क्या? एक तो व्हाट टू राइट एंड एक हाउ टू राइट। क्या क्या चीजें होती है? एक तो व्हाट टू राइट एंड एक हाउ टू राइट। व्हाट टू राइट और एक हाउ टू राइट। कौन सा वाला तुम्हें आता है? कौन सा वाला तुम्हें आता है? व्हाट टू राइट, लिखना क्या है। क्योंकि तुम हिंदी में भी ऐसे लिखते हो तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम्हारे पास थॉट्स हैं, नॉलेज है। थॉट्स वाले सेगमेंट में मैं सिर्फ तुम्हारी 30 to 40% मदद कर सकती हूँ। वैसे बुक में जितना भी मैंने डलवाया वो सब करंट अपडेटेड है अभी तक का, तो जब तक बुक बनी है उसके बाद वाली चीजें जो अपडेट होगी वो आप खुद करेंगे। लेकिन हाउ टू राइट, हाउ टू राइट में पूरा योगदान मुझे आपको देना पड़ेगा। अब हाउ टू राइट में भी दो चीजें होती है, क्या? एक चीज तो फॉर्मेट क्या होना चाहिए, हर चीज को लिखने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और दूसरा ट्रांसलेशन। ये जो फॉर्मेट होता है, मैंने आपको बोला था जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ाऊंगी तो 7 दिन तो फॉर्मेट के ही होते हैं, हर का फॉर्मेट बता दूंगी। ये तो 7 डेज का है, 7 डेज में सीख जाओगे, लेकिन ये एवर लास्टिंग प्रोसेस है। जितना लिखोगे उतना सीखोगे, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। अब आपको जब भी मैं कुछ लिखने के लिए बोलती हूँ, आप बोलते हो हमें नहीं पता क्या लिखना है, उस समस्या का समाधान सबसे पहले होगा कि मैं आपको सारे फॉर्मेट्स बताऊंगी, किसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। उसके बाद यू विल स्टार्ट राइटिंग, उसके बाद नो बहाना। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि कुछ अच्छे से बना पाएंगे, कुछ अच्छे से नहीं बना पाएंगे, वो मेरी हेडक है। हर बच्चे को उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग सिखाना वो मेरी हेडक है, कि इसको इतना बनाना आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आज से मैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब अब आप लोगों को लिख कर लाना है। आप एक कॉपी मेंटेन करेंगे अलग से डिस्क्रिप्टिव की, जिसको अगर मैं बाहर बैठी हूँ चेक करवा लोगे मुझसे, या कभी मैं उसकी फोटो खींच के बोर्ड पे लगा दूंगी कि भैया बच्चे क्या लिख रहे हैं, और उसकी एरर हैंड टू हैंड, जैसे बाहर निकालती हूँ हैंड टू हैंड, वैसे बोर्ड पे निकाल दूंगी, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि कॉमन मिस्टेक्स आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है क्या? तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा क्या डिस्क्रिप्टिव में। सबसे पहले तो हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। टॉपिक्स किस हिसाब से पढ़ेंगे? उसमें दो चीजें हैं, ट्रांसलेशन आ रहा है तो डिस्क्रिप्टिव आ रहा है। इसमें भी आपको क्या लिखना है उसका कंटेंट आपके पास ज्यादा है। स्टिल
मैं आपको जो 200 पेजेस की बुक दूंगी उसमें क्या लिखना है, उसका कंटेंट बहुत सारा और बहुत अच्छा कंटेंट है। एक दिन मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव की बुक दिखाई थी ना, तो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। लेकिन उसको भी कुछ सेगमेंट में याद करवाऊंगी और कुछ आप खुद से पढ़ पढ़ के उसको याद करोगे, ठीक है। और ये वाला सेगमेंट मुझे पूरा आपको समझाना है और ये भी मुझे आपको लिखना सिखाना है, तभी तो फायदा होगा इन क्लासेस का, वरना कोई भी फायदा नहीं है। क्लियर है क्या इतनी बात? चलूं मैं यहां से आगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक जिसपे मैं डिस्कस करूंगी वो होगा थीम राइटिंग। कौन सा टॉपिक होगा? थीम राइटिंग। लिखो थीम राइटिंग, या रुको 1 मिनट, वो लिखो जितने मैं कॉफी पी लेती हूँ, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा ना। लिखो एक बार, ये ना। ठीक है क्या? सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं? थीम, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे आपको उसके क्वेश्चंस दे रही हूं करने के लिए। तो लिखो थीम राइटिंग, फर्स्ट टॉपिक हमारा। और मोस्ट प्रोबेबली आपकी बुक आ चुकी है, डिस्ट्रीब्यूशन कल से या परसों से स्टार्ट भी हो जाएगा। बुक आ गई है डिस्क्रिप्टिव की, है ना? थीम राइटिंग, बट बाहर जाके उनको बार बार बोलना नहीं है ना, वो खुद अपने हिसाब से दे देंगे, वो सेग्रीगेट करेंगे, बच्चे कई तरीके के हैं इसीलिए। थीम राइटिंग, थीम होता क्या है? क्या होता है थीम? अरे बोलो, कुछ तो बोलो, देखे तो होई ना, क्वेश्चन पेपर देखे हो। क्या होता है थीम? एक लाइन होती है, लाइन तो पूरे पेपर में ही होती है। एक एक सेइंग या प्रोवर्ब दे देते थे और उसको एलोबरेट करवाते थे। कितने वर्ड्स में? 150 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में? 150 वर्ड्स में एक कोटेशन, एक सेइंग, एक प्रोवर्ब, एक एडिट, किसी को भी देखकर एलोबरेट करवाते थे। ये 2021 तक हो रहा था। लेकिन जो अभी आपका 23 वाला मेंस हुआ, इसके अंदर थीम वाले में एक तो दे दी सेइंग, कहावत, और दो क्या दे दिए? पैराग्राफ जैसा। क्या दे दिए? दो पैराग्राफ जैसा। हम देख लेते हैं एक बारी कैसा हो रहा है थीम, उसके बाद ही मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी। बुक अपने पास है, उसका फायदा मिलेगा। चलो, बंदी कर दी उसने जाते जाते। इस बार मैंने बंद कर दी। चलिए, पेज नंबर कौन सा है? 128। एंटर कर देना वहां से। चलिए, ये थीम राइटिंग है ना, हमें ये सब तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बारी आप लोग देखो कि आ क्या रहा है, उसके हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये इस बार वाला है,
क्या लिख रखा है इसके बाद 2023 में जो अभी हुआ था, इसमें पहला क्वेश्चन आया वाई वर्क अब्रॉड। कोई सेइंग कहावत नहीं है ना, इसका क्या मतलब है कि हमें अब्रॉड में काम करना क्यों चाहिए। तो हमें बता रहा था कि भैया हमें डिस्कस करना है कि अब्रॉड में काम करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या लोग महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ फायदा है, क्या सरकार क्या कर रही है। तो एक तरीके से ये तो ऐसे टाइप ही हो गया, ऐसे का मतलब पैराग्राफ। तो ये तो जैसा ट्रेंड था उससे हट के आया है। दूसरा देखो, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन ह्यूमन लाइफ, ये भी थीम लायक था क्या? नहीं भाई, हमारी जो हमने थीम की जो एक इमेज सेट की थी वो तो क्या थी कि एक लाइन आएगी और उसको आपको एलोबरेट करना है। तो ये भी अगेन ऐसे टाइप हो गया था। और अगला क्या था, वेल बिगन इज हाफ डन। ये एक कोटेशन है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी हुई है ना तो आपका आधा काम कंप्लीट हो गया है। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक आई थी थीम जो हम जिसको थीम मान रहे थे उस तरीके में। अब इस बार इन्होंने ऐसा कर दिया, हो सकता है जिसने पेपर सेट किया उसने पुराने पेपर देख लिए हो। कौन से पेपर? पुराने पेपर। आप देखोगे इस बुक में, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, एक समय से पहले या शायद 16-17 से पहले वहां पर थीम के ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, थीम को कोटेशन नहीं देते थे। फिर एक ट्रेंड चेंज हुआ और कोटेशन देने लग गए। तो कुछ भी हो सकता है अगली बार, हम दोनों के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है क्या? ये तो हम पैराग्राफ में पढ़ ही रहे हैं, तो जैसा ऐसे लिखेंगे उस तरीके का लिख देंगे, और ये हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। अब तुम्हें एग्जाम में क्या करना चाहिए अगर ऐसा आ जाए, तो आई वुड प्रेफर, अगर इसका अर्थ आ रहा हो ना तो यही करना, और अर्थ नहीं आ रहा है तो तुम्हारी भलाई यही होगी कि तुम ऊपर वाले में से कर लो। क्यों? अधूरा अर्थ, गलत अर्थ समझोगे और गलत एलोबरेट कर दोगे, एकदम 0 नंबर देगा। ठीक है? क्योंकि ये तुम कर सकते हो, हर बच्चा कर सकता है। तो इसका अर्थ आए तो करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। इससे पहले वाला देखो, ये थीम है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये थीम है स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये भी थीम थी नो मैन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। ठीक है? ये सारी थीम थी। इसके पहले के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी देख लो एक बारी। ये यहाँ पे मैंने दिया है 2016 तक का, ये 16, ये 18 के, ये 16 के, क्योंकि इससे पहले जो थीम आती थी वो कैसी आती थी, ऐसे के रूप में। तो वो सारे क्वेश्चन आपको किस में मिलेंगे, जहां ऐसे दे रखे हैं ना उस वाले फाइल के अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है क्या? थीम समझ में आ गई? क्या हो गया, ये सारे कोटेशन है क्या, एक बार पढ़ लो फटाफट से। ये वाला कोटेशन है क्या, योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड, जनरल सेइंग है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो सब कुछ सही है जिसका अंत अच्छा होता है, बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। ठीक है? नेक्स्ट है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये भी सही है, कोटेशन है। इधर देखो नो पेन नो गेन, कोटेशन है। फिर है सेल फोन इज मोर देन अ फोन, ये कोटेशन नहीं है, ये ऐसे काइंड ऑफ है। ये अनईजी लाइज द हेड दैट वेयर्स द क्राउन, ये भी एक कोटेशन है। अनईजी लाइज द हेड, अनईजी यानी बेकार चीजें या गलत या दुर्घटना उस सर पे होती है जिसके ऊपर क्या होता है, ताज। तो ताज वाले के पास तो क्या, ऐसे कैसे कह रहा है ये? कहने का मतलब है जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के पास तो जाएगी जिसके पास कुछ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के पास जाएगी जिसके पास अथॉरिटी है। समझे क्या? एक होती है अथॉरिटी, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे जिसके पास सत्ता होगी काम तो उसी को ही देगा। मैंने फीस लिया है तो मेरी मेरी हेडक है या टाइपिस्ट की हेडक है? मेरी हेडक है। तो जिसको फायदा मिल रहा है, जो अधिकार ले रहा है, उसी को तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी ना। तो ये सिचुएशन है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये हम करेंगे कैसे, ये जितनी भी कोटेशंस हैं जितनी पॉसिबल थी वो सारी मैंने एक साथ प्रैक्टिस सेट में दे दी है। ठीक है? हम इनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, इनको लिखते हुए चलेंगे। इसको कंप्लीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं आपको डेली एक लिखने के लिए दूंगी। कर सकते हो इतना? क्या इतना इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अब क्लास स्टार्ट तुमने जल्द करके तो करवा तो दिया, अब तुम्हें लिखना पड़ेगा डेली बेसिस पे। प्रैक्टिस सेट में हर कोटेशन के नीचे, क्योंकि ये बुक आपको मिल जाएगी अब जल्दी ही, हर कोटेशन के नीचे एक्सप्लेनेशन डाल दिया है। तो तुम ये मानो तुम्हारा हिंदी का भी टेस्ट हो रहा है और इंग्लिश का भी। जिन बच्चों को लिखने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है पहले हिंदी में लिख के ट्रांसलेट करें। ठीक है? ये कर सकते हो ना? तुम अपने दिन का सिर्फ आधा घंटा इस पे डेली दोगे, इंप्रूवमेंट खुद दिखेगा। ऐसी जितनी भी कोटेशन पॉसिबल थी वो सारी लिख दी है। लगभग अपने पास कितनी है ये, बहुत ज्यादा ही हो गई है। हाँ 95 है। एन इडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का होता है। हिंदी में तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ऐसे हमें, अब इसके दो फायदे हैं, ये सारी कोटेशन तुम एज इट इज याद हो जाएगी। कब याद होगी? जब तुम रोज इनको पढ़ोगे। ये एक तरह से कोटेशन है। कोई दूसरा ऐसे आया ना कि आदमी को हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आदमी को डिलीजेंट होना चाहिए, तुम ये चिपका सकते हो। क्यों आदमी को हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट होना चाहिए? क्योंकि एन इडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। तो ये सिर्फ तुम्हारे ऐसे में काम नहीं आएगी, ये तुम्हारी थीम में काम आएगी।
जहां तुम्हें कोटेशन डालनी है वहां तुम्हारी कोट्स बनेंगी ये 95, ठीक है क्या? हिंदी की भी याद हो गई, इंग्लिश की भी। तैयार हो इसके लिए? समझा दिया प्रीवियस ईयर कैसा आ रहा है। अब करना कैसे है, थीम को कैसे लिखना है। तो जो पैराग्राफ वाली थीम है वो पैराग्राफ में पढ़ेंगे। अभी हम कौन सी वाली पढ़ रहे हैं? सेइंग वाली, कोटेशन वाली। तो जो सेइंग वाली या कोटेशन वाली थीम आती है उसको लिखने का सबसे ईजी तरीका होता है कि आप उसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड कर दो। कितने पैराग्राफ में डिवाइड कर दो? 3 में। सबसे पहली चीज, हम 3 में ही क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ये सब चीजें भी कैलकुलेटिव होती हैं। कैलकुलेटिव क्यों होती है? शब्द कितने हैं? 150। कितने शब्द हैं? 150 शब्द। तुम बताओ, एक पैराग्राफ 50 से कम होगा तो अच्छा लगेगा क्या? या मान लो मैं एक पैराग्राफ, जो पहला पैराग्राफ होता है वो 30, 35 या 40 शब्दों का होता है। मैं आपको बताऊंगी फर्स्ट पैराग्राफ में कितना वेटेज देना ताकि कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगे। 35 to 40। मैम मैं इससे छोटा करके 5 पैराग्राफ बना दूं? हाँ बना दे, 20-20 के बना दे, ताकि वो पैराग्राफ नहीं लाइन लगे। पैराग्राफ और सेंटेंस में डिफरेंस होगा। तुम 20 शब्द को कितना मानते हो, 2 या 3 लाइन? तो इसीलिए ज्यादा पैराग्राफ मत बनाना। जो मैंने 3 पैराग्राफ बोले वो लॉजिकली सोच के 3 बोले। क्यों बोले 3? क्योंकि 3 बोलोगे तो भरा भरा लगेगा, वरना 20-20 के 5 पैराग्राफ बना दो, तुम बहुत सुंदर लगेगी तुम्हारी कॉपी। ऐसा नहीं करना है आपको। कितने पैराग्राफ बनाओगे? 3 पैराग्राफ। तो सबसे पहला स्टेप वाइज लिखते चले। स्टेप नंबर 1 होता है कि आपको पैराग्राफ कितने बनाने? 3 पैराग्राफ्स। और इनको स्टेप ना लिखो क्योंकि सबसे पहले पैराग्राफ थोड़ी बनाओगे, पहले पढ़ोगे भी ना। ये तो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला क्या याद रखना है कि कितने पैराग्राफ बनेंगे? 3 पैराग्राफ, ठीक है। सबसे पहले ये ऊपर का लिख दो तो मैं ऊपर शिफ्ट करती चलूंगी, एक एक चीज लिखती जाऊंगी और शिफ्ट करती चलूंगी। कितने पैराग्राफ बनेंगे भाई? 3। जब कभी बोलूं कितने पैराग्राफ? 3 पैराग्राफ। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हमने 3 पैराग्राफ बोले, तो उन 3 पैराग्राफ के अंदर आएगा क्या, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। 3 पैराग्राफ को हमने कैटेगराइज किया है 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन। कोई भी लाइन दी है, तुम उठा के अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे कि जो भी लाइन दी गई है वो कह क्या रही है। देखो ये तो तुम जानते हो कि जो थीम होती है, कोई सेइंग है, कोटेशन है, उसका सीधा अर्थ होता है या घुमा फिरा के होता है? घुमा फिरा। मुहावरा है एक तरह का। क्या है? मुहावरा। मुहावरे का सीधा अर्थ होता है क्या? नहीं। तो जब कभी भी आपको कोई सेइंग दी जाती है तो उसका आप सिंपल एक्सप्लेनेशन पहले लिखोगे, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है कि इसको तुम साधारण शब्दों में बताओ कि ये दिया क्या है। तो पहले पैराग्राफ में क्या आना चाहिए? सिंपल एक्सप्लेनेशन। क्या आना चाहिए? सिंपल एक्सप्लेनेशन। और सिंपल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है भाई? जो इस लाइन के पीछे छुपी हुई बात है वो तुम लिखोगे। जैसे नाच ना आए आंगन टेढ़ा का मतलब ये नहीं लिखोगे कि जिसको नाचना नहीं आता उसका आंगन टेढ़ा है। उसका मतलब ये लिखोगे कि आदमी ब्लेम करता है, अ पर्सन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। ये लिखना है। उसके पीछे की बात, उसकी गूढ़ बात लिखना, उसका सीधा अर्थ मत लिख देना। समझ रहे हो ना? हाँ, ये चीज है कि उसके पीछे क्या बात छुपी हुई है। जैसे मुहावरों का सीधा अर्थ लिखते हैं या फिर उसके पीछे की बात लिखते हैं? पीछे की बात लिखते हैं कि हर मुहावरा क्या कहता है। तो सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको उस लाइन को एक्सप्लेन करना है। इसीलिए मैंने बोला कि अगर ऑप्शन में थीम है तो थीम को तभी ऑप्ट करोगे जब उसको सिंपल एक्सप्लेन कर पाओ, वरना घुमा फिरा के वही लाइन 4 बार लिखोगे गोल गोल और वही भी घुमा फिरा के 0 दे देगा, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इनका वेटेज भी लिखते जाओ, कितने कितने वर्ड्स लिखने हैं। अभी से लिखने की आदत में डालोगे तब ना आदत में आएगा, वरना तो वही शुरू से एंड तक एक ही लिखोगे। 3 पैराग्राफ है, इसको आप आराम से 35 से 40 के अंदर समअप कर दो। कितने में? 35 से 40 में समअप कर दो। किसी के 45 चले जाएं तो काटना नहीं है, वो अब आपको कैलकुलेटिव होना है थोड़ा सा, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होता है वो होता है एग्जाम्पल्स का। किसका? एग्जाम्पल्स का। सबसे ज्यादा अगर कोई आपकी थीम में मार्क्स दिलवाता है तो वो एग्जाम्पल्स दिलवाते हैं। अगर इसका वेटेज की मैं बात करूं तो ये लगभग आपके 60 वर्ड्स लेने चाहिए। कितने वर्ड्स लेने चाहिए? 60 से 65 वर्ड ये आपके लेने चाहिए। अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी अंदर। और थर्ड चीज जो है वो होता है हमारा, उसमें 2 चीज आप लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी कहावत है तो वो कुछ ना कुछ सजेस्ट करना चाहती है। तो या तो आप सजेस्ट करो कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो या तो आप लोग क्या दोगे? सजेशन दोगे। या आप ये बता सकते हो कि ऐसा करने से ये होगा और ऐसा नहीं करने से क्या होगा, वाइस वर्सा। यानी हमेशा जो भी लाइन दी गई है उसके एक ही पक्ष में बात नहीं करते। जैसे अगर लाइन ये दे रखी कि आदमी को डिलिजेंट होना चाहिए,
या आदमी को सुंदरता अट्रैक्ट करती है, तो हमेशा सुंदरता सुंदरता पे ही बात नहीं करोगे, ये भी बताओगे कि आदमी अगर कर्मठ नहीं है तो क्या होगा, आदमी अगर सुंदर नहीं है तो सोसाइटी उसको कैसे डील करती है, दोनों पक्षों पे बात करोगे। किसमें? लास्ट पैराग्राफ में। तो या तो इसमें आप कंक्लूजन मत लिखो, इसमें आप ये लिखो कि वे फॉरवर्ड कैसा होना चाहिए, या क्या सजेशन आप देना चाहते हो, क्या सजेशन, क्या सुझाव आप देना चाहते हो। वे फॉरवर्ड या क्या सुझाव आप देना चाहते हो, इसको भी आप सम अप करोगे। अगेन 35 से 40, देखना 150 से ज्यादा तो नहीं चले गए ना। हाँ, अब 150 से कितना ऊपर जा सकते हो, आराम से जा सकते हो 170 तक, गिनने नहीं है। हर आदमी को पता होता है कि वो एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख सकता है, हर आदमी की अलग अलग कैपेसिटी होती है, कुछ घुसा घुसा के लिखते हैं, कुछ खुला खुला लिखते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत खुला खुला लिख दूंगा और 15 लाइन भर दूंगा तो 150 दिखेगा। एग्जामिनर पागल नहीं है, वो पागल नहीं है, वो जीरो देता है। इस चीज को स्वीकारते हुए आप अपने माइंड से, अब जब यहाँ आए हो तो आपको लिखना आना चाहिए, वरना वही स्थिति में दोबारा आ जाओगे। कितने पैराग्राफ? 3 पैराग्राफ। इसको समझाने के लिए कुछ बचा है क्या? नहीं। इसमें क्या लिखोगे? जो बात छिपी हुई है, हिडन मीनिंग आप लिखोगे। कौन सा मीनिंग? हिडन मीनिंग। अगर किसी का डायरेक्ट मीनिंग लिख रखा है तो डायरेक्ट तो लिखना ही है, लेकिन अगर किसी को घुमा फिरा के कहा गया है तो उसमें आप छुपी हुई बात लिखोगे, उसको डायरेक्टली एक्सप्लेन मत कर देना। जैसे मैंने अभी नाचना है आंगन टेढ़ा समझाया था ना, सेम वही तरीके से। ठीक है, वैसे मैं एक एक थीम आपको समझाऊंगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा, अब जो हमें एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल, उससे पहले वे फॉरवर्ड में क्या क्या लिख सकते हैं? इसमें सजेशन लिख सकते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, हम कहानी का वो लिखते हैं ना, नैतिक शिक्षा, कि इस कहावत से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है, वो भी आप लिख सकते हो, मॉरल ऑफ द स्टोरी। जैसे अगर मैं ये वाला कोटेशन बोल रही हूँ कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर, तो क्या लिखोगे लास्ट में? कि आदमी को हमें उसकी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट जज अ पर्सन बाय इट्स हिज अपीयरेंसेस। क्लियर है? तो इस तरीके की बातें लिखकर आप लास्ट में सम अप करोगे। और ये कितने में? 35 से 40। अब थॉट्स तुम्हारे होंगे, उनको आर्टिकुलेट हमें करना सीखना है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल पे जो सबसे ज्यादा दुखदाई है। ठीक है, इसको अलग से एक पैरा दे दो, लिख लियो ना, तीसरा नंबर दे दो, एग्जाम्पल्स पे डिस्कशन कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स। पहली बात तो क्या लिखे एग्जाम में, हमें एग्जाम्पल आते ही नहीं है। सबसे जो जनरल आपका थॉट है वो यही रहता है। तो इसको आप कैटेगराइज कर लो। हम जब चीजों को एक साथ देखते हैं, एज अ होल देखते हैं, तो हमें पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती है। एज अ होल देखते हैं, हम एग्जाम्पल सोचते हैं यार ये लाइन क्या कह रही है, क्या कह रही है, नहीं समझ में आता। तो आप कैटेगरीज डिवाइड कर लो कि मैं इस कैटेगरी का एग्जाम्पल सोचूंगा, मैं इस कैटेगरी का एग्जाम्पल सोचूंगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले तो टाइम जोन के हिसाब से करो, पहले टाइम जोन के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट वाइज देख लेना, एग्जाम्पल जरूर मिलेगा। कैसे टाइम जोन के हिसाब से? पहले तो आप सब हिस्ट्री पढ़े हो, हिस्ट्री फुल ऑफ एग्जाम्पल्स है, सब मानते हो। कोई ऐसी घटना है जहां पे मान लो मेहनत वाला एग्जाम्पल है, तो पास्ट में कोई तो ऐसा आदमी होगा जो बहुत मेहनती रहा होगा। तो आप एंशियंट टाइम के अंदर कोई भी मेहनती आदमी का एग्जाम्पल मिलता है, आप लिखो। आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। सेम आप मॉडर्न मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हो, एंशियंट मिडाइवल को एक साथ ही लिख लो, मिडाइवल मध्य भारत और एंशियंट प्राचीन भारत, वहां का कोई आपको एग्जाम्पल याद हो, ठीक है। जैसे महिलाओं के बारे में कुछ बात लिखनी है, तो क्यों तुम अपाला सिकतार वो सारी गोशा फोशा नहीं पढ़ के आते हो? वो नहीं लिख सकते तुम कि महिलाएं अभी सशक्त है या पहले भी थी? पहले भी थी। अरे वो ऋषि महिलाएं थी, कांट यू कोट देम? वो ऋषि महिलाएं कहलाती थी कि जिन्होंने वेदों को कंपोज किया है, तो उनका एग्जाम्पल नहीं लिख सकते? तो एंशियंट और मिडाइवल में सोचो, अभी सोचना शुरू करोगे तब एग्जाम तक एग्जाम्पल्स कलेक्ट होंगे, इसीलिए ये सोचा। फिर हम सोच सकते हैं मॉडर्न में। किस में सोच सकते हैं? मॉडर्न में सोच सकते हैं। मॉडर्न में सोचने का क्या तरीका है? गांधी जी वाला एरा, उसमें जितने एग्जाम्पल है उतने किसमें है? इतने सारे स्वतंत्रता सेनानी। गांधी जी वैसे तो हर चीज में आगे थे, प्यार की बात आए गांधी जी को लगा दो, मेहनत की बात आए गांधी जी को लगा दो, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बी होल्डर गांधी जी को लगा दो। गांधी जी तो हर जगह चिपकते हैं और फेवरेट भी हैं। अगर हम गांधी जी को कोट करते हैं, अंबेडकर जी को कोट करते हैं, स्वामी जी को कोट करते हैं, तो ये फेवरेट एग्जाम्पल्स माने जाते हैं जहां पे टिक लग के आंसर मिलता है। ठीक है क्या? तो मिडाइवल के मॉडर्न के एग्जाम्पल लिखोगे तो यहाँ ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो किन की बात हो रही है, गांधी जी हो गए, तिलक की बात कर सकते हो आप। जहां जैसी सिचुएशन, जहां जैसी सिचुएशन वहां आप एक अपना एग्जाम्पल उठा लोगे। उन्होंने कुछ ऐसा किया है क्या?
ठीक है, अब बात आती है करंट की। करंट टाइम में से भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं। आप लोग करंट अफेयर्स की बुकलेट पढ़ते हो, कोई क्रोनोलॉजी पढ़ता है, कोई मूमल पढ़ता है, और उसमें से कई सारे फैक्ट्स याद करते हो कि एक आदमी की रीढ़ की हड्डी टूटने के बावजूद उसने फलानी रेस जीती। ये एग्जाम्पल नहीं है संघर्ष का, ये एग्जाम्पल नहीं है हार्ड वर्क का। तो आप करंट के एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। एग्जाम्पल वही है जो आप पढ़ रहे हो, मैं कुछ नया नहीं बता रही हूँ, बस आपको वो क्लिक नहीं करते। इसीलिए मैं आपको एक अरेंजमेंट दे रही हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हो ड्यूरिंग योर एग्जाम, और अभी से सोचना शुरू करोगे तब एग्जाम में क्लिक करेगा। ठीक है, क्या सोच सकते हो करंट के एग्जाम्पल? अब आज से सोचना शुरू करना धीरे धीरे। तुम करंट तो पढ़ ही रहे हो सभी लोग, पक्का? चलिए, तो ये तो एक तरीका है कि हमने टाइम जोन्स में बांट दिया। मैं हिस्ट्री से सोचना शुरू करूंगा, देन आई विल कम टू मॉडर्न, एंड देन आई विल कम टू करंट। इसके बाद एक तरीका ये होता है कि आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी सोच सकते हो, और वो आप आपके उसमें भी करते हो, क्या बोलते हैं, जो पेपर 1 2 3 होते हैं वहां भी वो बच्चा करता है। वो मैं भी पर्टिकुलरली उस चीज को फॉलो करती हूँ कि भैया मैं पेपर 1 2 3 में बोलते हैं ना कि स्पाइसेस का ध्यान रखो, आप सबने सुना है, तो वो मसाला आप यहाँ भी तो डाल सकते हो। ये सुना है क्या स्पाइसेस? कितने लोगों ने सुना है? हाँ, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। जिन्होंने सुन रखा उनको तो पता होगा कि हमारे जो पेपर 1 2 3 होते हैं ना, उसमें अपने कंटेंट को एनरिच करने के लिए आप इन सेगमेंट के एग्जाम्पल डालो। ये सेगमेंट स्पाइसेस, स्पाइस का मतलब क्या होता है? मसाला। तो एक तरह से आंसर में मसाला डालो, वैसे ही एग्जाम्पल में मसाला डालो। तो ये सेगमेंट है। जैसे साइंस का कोई एग्जाम्पल ऐसा याद आ जाए आपको, आपको सोशल सोसाइटी का कोई एग्जाम्पल याद आ जाए, वो आप डाल दो, एस स्टैंड्स फॉर दिस वंस। एंड देन पॉलिटी का आपको कोई एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है, पावर का आपको कोई एग्जाम्पल आ जाए, कल्चर का आपको कोई एग्जाम्पल याद आ जाए, एनवायरमेंट का कोई आपको एग्जाम्पल याद आ जाए, एजुकेशन का कोई आपको एग्जाम्पल याद आ जाए, कोई भी एग्जाम्पल इस फील्ड का, इस फील्ड का, कि कोई ऐसा आदमी जो इस फील्ड से जुड़ा हुआ है, पॉलिटी से, उसका संघर्ष तुम्हें याद आ गया तो तुम उसका एग्जाम्पल। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए एक निमोनिम है। पढ़ के आते हो ना बिहेवियर में कि याद करने के तरीके होते हैं, एक निमोनिम है बस याद करने का, कि हम क्या क्या सोच सकते हैं। इस तरीके से आप अपने बना सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम दो ही है, एक तो तुम्हें लिखना नहीं आ रहा, और एक जैसे ही तुम इंग्लिश लिखना शुरू करते हो ना, तुम सारा ज्ञान भूल जाते हो, तुम्हारा पूरा ध्यान आ जाता है इंग्लिश लिखने पे कि मैं डू की जगह डस तो नहीं लगा रहा, डस की जगह डिड तो नहीं लगा रहा, ना तो डू डस सही होता है ना कंटेंट आता है। क्यों? सारा ध्यान कहाँ चला गया? इंग्लिश पे। तो उसको प्रैक्टिस में लाना है हमें ना, इसीलिए ये सारी चीजें आपको पहले से बताई जा रही है। समझ में आया क्या? अभी तो कुछ बताया ऐसा जो ऊपर से जा रहा है? कुछ बताया ही नहीं। अभी तो सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दिया जा रहा है करना क्या है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने डिस्कशन किया सारे पॉइंट्स पे। और भी एग्जाम्पल डाल सकते हो, किसी के पास और थॉट्स है वो एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं, बशर्ते आपको ट्रांसलेट करना आता हो। खूब डाल दोगे तुम तो, अगर ट्रांसलेट करना आएगा तो। ठीक है, चलिए, अब सबसे बड़ी बात, ये तो हमने अलग अलग लिख लिया था ना सबने, ये तो हमने अलग अलग पॉइंट डिस्कस किए। पेपर आएगा तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो दो तीन चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है जब पेपर तुम्हारे हाथ में आएगा। सबसे पहले तो आप, स्टेप्स हैं, अब ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो चूज द एप्रोप्रिएट वन। कई बार हम जल्दबाजी में गलत थीम ऑप्ट करके और लिखना शुरू कर देते हैं, ये बहुत कॉमन गलतियां हैं जो हर आदमी करता है। लिखना शुरू कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है यार उदाहरण तो सेकंड वाले के आ रहे थे और शुरू मैंने पहला कर दिया। होता है ये, बाद में पता चलेगा ये। खैर, तुम्हें तो किसी के भी एक उदाहरण नहीं आएंगे पहली बार में, लेकिन तुम्हें क्या करना है, चूज दी थीम, चूज दी एप्रोप्रिएट थीम। एप्रोप्रिएट, वो तो एप्रोप्रिएट ही है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम क्या चाहते हो, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये देखना है कि तुम क्या चाहते हो, कौन सी थीम करनी है। फिर हम क्या चाहते हैं हमें तो वो भी नहीं पता चलता। तो कुल मिला के तीनों थीम पढ़ोगे और सोचोगे किस थीम का एग्जाम्पल मुझे आ रहा है, इतना कर सकते हो। क्योंकि एलोबरेट दो चीजें हैं, एक तो किसका तुम हिंदी जान रहे हो, मतलब किसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, प्लस जिसका एग्जाम्पल जान रहे हो, उस वाली को ऑप्ट कर लेना। उसके बाद में तो चीजें आसान है, उसके बाद तो क्या करना है, 3 पैराग्राफ बनाने हैं। अच्छा, 3 पैराग्राफ को ये रटने की बात नहीं है, अभी से 3 में लिखना शुरू करने की आदत डालोगे तो एग्जाम तक 3 में लिखोगे, वरना वही है, वहां से लिखना शुरू करोगे और यहाँ तक लिखते ही रहोगे। वो नहीं करना है। अब से जब भी कॉपी आएगी कैसी आएगी, 3 पैराग्राफ, किसमें, थीम में। सबसे पहले क्या, एक्सप्लेनेशन, टाइम लगेगा। अभी तुम्हें एक थीम लिखने में लगभग 30 से 35 मिनट लिखेंगे। कितने?
30 से 35 मिनट, इससे भी ज्यादा कईयों को लग सकते हैं, एक एक घंटा भी लग सकता है, जिनको लगता है वो मन में जान रहे हैं, ठीक है। 30 से 35 मिनट लगते हैं एक नॉर्मल आदमी को अभी। लेकिन अगर तुम चाहते हो इसको करना तो तुम कम से कम 50 थीम लिख जाओ एग्जाम से पहले। क्या ये पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? जब भी तुम अभी हो यहाँ पे, वरना मेंस करके आओगे तो ये चीजें नहीं पॉसिबल हो पाती। इसीलिए जो बच्चा मेंस प्री के बाद कोचिंग ज्वाइन करता है वो नहीं सीख पाता, वो नहीं सीख पाता। तुम बाहर मत बोलना वरना बच्चे आना बंद कर देंगे। मतलब नहीं सीख पाता क्योंकि उसको लिखना सिखाएं कि उसको करना बताएं, ठीक है। पक्का 3 पैराग्राफ। वर्ड लिमिट का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है, ज्यादा स्मार्ट प्ले करने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट प्ले का मतलब समझते हो ना? कई लोग सोचते हैं घुसा घुसा के लिख दूं, खुला खुला लिख दूं। तुम भैया 150 है तो वो गिनेगा नहीं, अपने अकॉर्डिंग देख लो कि कितनी लाइंस मुझे लिखना है, वो लाइंस भी नहीं गिनेगा लेकिन उसको रफ आइडिया लग जाता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है प्रेसी राइटिंग में। प्रेसी में जितना ज्यादा नंबर किसी बच्चे का कटता है उसका किसी टॉपिक में नहीं कटता, प्रेसी राइटिंग जो टॉपिक होता है। रीजन ये वर्ड लिमिट की वजह से। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कैसे करना है, वो तो उसी पैराग्राफ में से लाइनें छांटते हैं, तो जितनी छट जाती है उतनी लिखी आते हैं अपनी सुविधा से। फिर अगला देखता है उसकी सुविधा और 0 दे देता है, 1 देता है, 1.5 देता है, 2 देता है। बेस्ट मार्क्स होते हैं 3 या 4 प्रेसी में, तो बेस्ट 3 या 4 नंबर। चलो अब आ जाओ, ये तो हमने सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए, पक्का वर्ड लिमिट का ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन जो जनरली आता है कि थीम में कोटेशन लिखें या नहीं लिखें। सपोज एग्जाम्पल तो हम लिख रहे हैं, एक है कि कोई प्रोवर्ब या कोटेशन हम लिखें या नहीं लिखें थीम में, क्योंकि थीम तो खुद क्या है, एक कोटेशन है, तो उसको एलोबरेट करने के टाइम कोटेशन लिखे या ना लिखे। 1-2 अप्रोप्रिएट कोटेशन लिख सकते हो, लेकिन मैं तो कहूंगी एक ही लिखो तो ज्यादा सही है। रीजन, जो तुम्हें दिया गया है वो भी तो एक कोटेशन ही है, और उसी को फिर तुम उलझा के 1 कोटेशन और 2 कोटेशन 3 कोटेशन। और कई इतने उत्साही होते हैं, और मैं भी उन उत्साही लोगों में से थी, मैंने हिंदी में एक ऐसे में 5 कोटेशन लिखे थे। सोचा कि 5 कोटेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ज्यादा कोटेशन लगता है इसने कंटेंट नहीं डाला है, सिर्फ कोटेशन डाला है। देख रही हूँ 3 लाइन लिख रही हूँ, जब कॉपी आई 21 वाली, 3 लाइन लिखी फिर कोटेशन, 3 लाइन लिखी फिर कोटेशन। इतनी कोटेशन नहीं भरनी, बम्बार्डिंग नहीं करनी है किसी भी चीज की। इतना लाइट रखो कि चीजें एडजस्टेबल हो सामने वाले को, तो कोट डालो तो 1 या 2 मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो मत भरना, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम्पल कितने डालें, कम से कम कोशिश करना कि 3 एग्जाम्पल तो डालो, मिनिमम 3। अच्छा, एग्जाम्पल में एक और जो जनरल दिक्कत बच्चे करते हैं, एक एग्जाम्पल पकड़ के और उसी को ही लगभग 7 लाइनों में घेर देते हैं, और शब्द सीमा हो जाती है आपकी खत्म। यानी गांधी जी का एग्जाम्पल पकड़ा तो गांधी जी को ही उस पूरे एग्जाम्पल में। तुम्हें कम से कम 3 अलग अलग चीजों के एग्जाम्पल डालने हैं, और कोशिश करनी है कि 1-2 लाइन देके और उन एग्जाम्पल्स को कम करो। अब तुम बोलोगे कि मैम वो तो कहानी होती है एग्जाम्पल, उसको तो समझाना पड़ेगा। तुम्हें कहानी नहीं समझानी, तुम्हें कहानी का निष्कर्ष बताना है। एग्जाम्पल में क्या लिखा जाता है, कहानी का निष्कर्ष, कि ऐसा ऐसा था, इस आदमी को ये हुआ। समझे क्या? पूरी कहानी नहीं लिखनी है, खरगोश था एक कछुआ था, दोनों रेस में लड़ रहे थे। तुम्हें मॉरल बताना है कि उस स्टोरी से हमें पता चला कि अगर कोई स्लो चल रहा है लेकिन लगातार चल रहा है तो वो जीत जाता है, बात खत्म। सिर्फ मॉरल ऑफ द स्टोरी, पूरी स्टोरी कैरेक्टर समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी पूरी लाइनें खत्म हो जानी है उसी में, ठीक है क्या? अब तक कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है, यही था थीम का फॉर्मेट। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। वैसे तुम्हें खुद को भी लिख कर लाना है, एक बार मेरे पास यहाँ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। कि लेट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, यही वाला देखते हैं जो इस बार आया था। क्या था? एक तो वाई वर्क अब्रॉड, और ये तो उसमें जाएंगे, वेल बिगिन इज हाफ डन, ठीक है। इसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि हम हर साल का एग्जाम्पल देखेंगे। मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगी और मैं कुछ प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, पर डेली आपको होमवर्क भी दूंगी। प्रीवियस ईयर कोशिश करूंगी मैं खुद करवा दूं सारे ही, ठीक है। और आज से तुम्हें मैं एक एक प्रैक्टिस सेट देते चल जाऊंगी, यानी पहले नंबर से लिखना शुरू कर देना तुम, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो इस बार आया था उसका क्या नाम है, वेल बिगन इज हाफ डन। सबसे पहले पैराग्राफ में क्या आना चाहिए था, सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब ये जो इस तरीके से मैं आपको करवाऊंगी, इसके 2 फायदे हैं। एक तो तुम ट्रांसलेशन सीखोगे, दूसरा जो नॉलेज तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हें मिल जाएगी। बाकी तुम जितना ज्यादा लिख के लाओगे तुम्हें फायदा मिलेगा। और कॉपी चेक करवानी है, लिखोगे ना आज से, जाके एक रास्ते से कॉपी खरीद लेना, और कल का होमवर्क अभी बता दूंगी क्या करके लाना है। क्या लिख रखा है, सबसे पहले देखो, ये उसी तरीके से फॉर्मेटिंग है जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, यानी ये अलग से नहीं चलेगा कि जैसे होता ना कि एकदम, इसको उसी तरीके से सेट किया गया है जिस तरीके से अपन चाह रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम्पल मिल जाए सबके। देखो कैसे, द सेइंग वेल बिगिन इज हाफ डन एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इन अचीविंग सक्सेस। एक्सप्लेनेशन है क्या, पहले देखो, ये सेइंग, ये कहावत, कौन सी कहावत,
ये कहावत एम्फेसाइजेस, जोर देती है, एक्सप्रेस भी लिख सकते हो, एम्फेसाइज जोर देती है, एक्सप्रेस करती है, डिस्क्राइब करती है, जो वर्ड तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन क्या डिस्क्राइब करती है? द इंपॉर्टेंस, महत्व, किसका इंपॉर्टेंस? स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, शुरुआत आपने अच्छी की है इन अचीविंग सक्सेस, यानी सफलता प्राप्त करने में, सफलता अचीव करने में। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अगर वर्ब बने तो जिरंड होता है, और जिरंड का अर्थ होता है नानी ने। सफलता अचीव करने में एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट का महत्व के जोर देती है, कौन? ये कहावत। ठीक है, ट्रांसलेशन भी होगा, बैक से शुरू करोगे तो। हमने यही बोला था कि पहले पैराग्राफ में क्या होना चाहिए, एक्सप्लेन करो कि ये है क्या। सबको थोड़ी समझ में आ रहा है वेल बिगन इज हाफ डन। दिस आइडिया सजेस्ट, ये आइडिया सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है? दैट व्हेन यू अप्रोच अ टास्क विद केयरफुल प्लानिंग, जब आप किसी टास्क को अप्रोच करते हो, मतलब उस टास्क पर पहुंचते हो, किससे? विथ केयरफुल प्लानिंग, यानी तुम किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए अगर तुम एक केयरफुल प्लानिंग अपने अंदर रखते हो एंड प्रिपरेशन, और तैयारी रखते हो, यू सेट द फाउंडेशन, तुम फाउंडेशन को सेट करते हो। फाउंडेशन को मतलब नींव रख देते हो, किस चीज की? फॉर इट्स सक्सेसफुल कंप्लीशन। अगर तुमने प्रिपरेशन कर रखी है, अगर तुमने प्लानिंग कर रखी है, तो तुमने नींव रख दी है, किसकी? एक सक्सेसफुल कंप्लीशन की। एक्सप्लेन कर रहा है इसको। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल अगले में आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि थोड़ा शुरू में भी लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एट वर्क, टेकिंग द टाइम टू क्लियरली define goals, organize resources and develop a solid plan can significantly reduce obstacles down the line, making the rest of progress स्मूदर एंड मोर एफिशिएंट। अब मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रही कि तुम भी इतना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखो, हालांकि लिख सकते हो, क्योंकि ये सब यूज क्या किए हैं? ये सब पार्टिसिपल के यूज है। अभी बताऊंगी कैसे ना, ग्रामेटिकली भी समझाऊंगी और एक्सप्लेन तो करूंगी है ना। ये सब पार्टिसिपल के यूज है, पर तुम इतना बड़ा नहीं बनाओ, छोटे छोटे भी बनाओ, तो समझ तो रहे हो ना, लिखोगे क्या। चलिए, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, स्टार्टिंग, नया प्रोजेक्ट स्टार्टेड करने के समय, टेकिंग द टाइम टू क्लियरली डिफाइन गोल्स, समय लेना, क्या लेना? समय लेना, किसके लिए? क्लियरली डिफाइन गोल्स, गोल्स को डिफाइन करने के लिए कि तुम्हें करना क्या है, उसके लिए समय लेना। ऑर्गेनाइज रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को, जो तुम्हें चीजें चाहिए उनको ऑर्गेनाइज करना, एंड डेवलप अ सॉलिड प्लान, और एक सॉलिड प्लान बनाना। कोई भी प्रोग्राम तुम्हें स्टार्ट करना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? एक गोल चाहिए, करना क्या है, तुम्हें कुछ रिसोर्सेज चाहिए, मुझे आदमी चाहिए, मुझे जमीन चाहिए, फिर एक प्लान चाहिए। और ये सारी चीजें क्या कर सकती है? कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, ये सारी चीजें महत्वपूर्ण ढंग से क्या कर सकती है? कम कर सकती है, किसको? ऑब्स्टेकल्स को, डाउन द लाइन। मेकिंग द रेस्ट, बनाते हुए, पार्टिसिपल है, बनाते हुए, क्या बनाते हुए? द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस, बचे हुए प्रोसेस को कैसा? स्मूदर, स्मूथ, डिग्री पढ़ाइए, स्मूदर, यानी पहले से और स्मूथ एंड मोर एफिशिएंट। पहले पैराग्राफ में तो सिर्फ क्या किया है? एक्सप्लेन किया, सिर्फ एक्सप्लेन किया, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में देखो क्या लिख रखा है, दिस प्रिंसिपल अप्लाइज नॉट ओनली टू प्रोफेशनल टास्क बट ऑल्सो पर्सनल एंडेवर। एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, एफर्ट्स, एंडेवर गाड़ी आती है ना, कैसे मिलती है? प्रयास करने से, ठीक है। दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना केवल प्रोफेशनल टास्क पे, लेकिन पर्सनल टास्क पे भी। कि मतलब अगर आपने किसी काम की शुरुआत अच्छी की है तो आपका आधा काम हो गया, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स देने की तैयारी कर रहे हैं, तो अगला बता रहा है कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी ध्यान रखना है। फॉर इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस का मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अ स्टूडेंट, उदाहरण आ गया क्या? एक स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? जो शुरू करता है, बिगिंस स्टडी, स्टडी शुरू करता है, किसके लिए? एग्जाम के लिए, कब? जल्दी। एक ऐसा स्टूडेंट, उदाहरण दे रहे ना कि एक ऐसा स्टूडेंट जो जल्दी तैयारी शुरू करता है, एंड स्टैब्लिश, और स्टैब्लिश करता है क्या? अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी रूटीन, अपना एक रूटीन बना दिया, भैया 5 महीने बाद पढ़िए, मैं रोज 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन रोज पढ़ूंगा, ठीक है। इज लाइकली टू परफॉर्म बेटर देन द वन हु स्टार्ट्स क्रेमिंग एट द लास्ट मिनट। एक ऐसा स्टूडेंट जो शुरुआत करता है, कब? जल्दी, एग्जाम के लिए, और एक स्टडी मटेरियल का एकदम अपना स्ट्रक्चर्ड स्टडी टाइम बनाता है कि इतने घंटे पढ़ूंगा, इस टाइम पढ़ूंगा, वो संभवतः, इज लाइकली, संभवतः टू परफॉर्म बेटर, वो संभवतः ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगा, किसकी तुलना में? उसकी तुलना में हु हैज स्टार्ट्स क्रेमिंग एट द लास्ट मिनट, जिसने लास्ट मिनट पे क्रेमिंग करना स्टार्ट किया है। क्रेमिंग का मतलब होता है ठूसना, लास्ट में होता है ना कि सारे भैया तू आने दे, जिस्ट दे दे, पढ़ दूंगा, 4 महीने की क्रोनोलॉजी दे दे, हाँ जी पढ़ दूंगा, पॉलिटी दे दे, सब कुछ पढ़ दूंगा, उसके बजाय जो चंक्स में पढ़ता है, चंक्स मतलब टुकड़ों के अंदर, उसको ज्यादा फायदा मिलता है। एग्जाम्पल देना था,
ये स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल दे दिया, एजुकेशन से। अगला देखो, सिमिलरली इसी प्रकार व्हेन लर्निंग अ न्यू स्किल, कब एक नई स्किल सीखना, सच एज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, स्टार्टिंग विद प्रॉपर टेक्निक एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लेज द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर मास्टरी। यानी अगर आप कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सीखना चाहते हैं, शुरुआत में अगर आपने पूरी प्रॉपर टेक्निक सीखी है, प्रॉपर टाइम आपने उसको दिया है, लगातार आपने काम किया है, तो वो डालता है। ले आपको बताया था क्या, डालना ट्रांजिटिव वर्ब है, बिछाना, डालना, ये डालता है। क्या डालता है? ग्राउंड वर्क, एक नींव तैयार करता है, किसके लिए? फ्यूचर मास्टरी के लिए। मास्टरी का मतलब उसमें स्किल्ड हो जाओगे, एडप्ट हो जाओगे आप, कुशलता के लिए। उदाहरण दिए, 2 एग्जाम्पल दिए, किसका? एक स्टूडेंट का और एक म्यूजिक का। तुम और भी एग्जाम्पल दे सकते थे, ठीक है। इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ में अगला क्या लिख रहा है? अब तुम्हें क्या करना चाहिए? इन कंक्लूजन, वेल बिगिन इज हाफ डन सर्व्स एज अ रिमाइंडर। ये जो कोटेशन है वो सर्व करती है, क्या सर्व करती है? एक रिमाइंडर, यानी एक आपको बार बार चीजों को याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है? दैट अ थॉटफुल एंड वेल प्रिपेयर्ड बिगिनिंग कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ एनी एंडिवर। इसका मतलब ये कोटेशन तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि अगर सोचा समझा और वेल प्रिपेयर्ड, अच्छे से तैयारी की हुई शुरुआत है ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। किस पे? आउटकम पे। यानी तुमने सोच समझ के कोई चीज स्टार्ट की है, प्लानिंग के साथ स्टार्ट की है, तो तुम्हारे आउटकम पे उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है क्या? और इसी तरीके के बाय इन्वेस्टिंग टाइम एंड सो ऑन, कर सकते हो क्या? अब तुम्हें डेली एक लिख के लानी है। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के हिसाब से था। अल्टीमेटली मैं ये जान रही हूँ तुम इतना परफेक्शन से नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली तुम्हें लिखना भी नहीं है। हालांकि लिखना तो है, बट तुम्हें पहले लिखना शुरू करना है। तुम गलत लिखो, सही लिखो, बट लिखो। करोगे क्या इतना? ऐसे हम एक एक टॉपिक भी लिखना शुरू करेंगे, एटलीस्ट पेपर पूरा होगा, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, एटलीस्ट हम लिख के प्रैक्टिस डाल लेंगे, ये तो पता चलेगा लिखते कैसे हैं, ठीक है क्या? अभी दूं आज के लिए, प्रीवियस ईयर तो मैं करवा दूंगी, तुम ये देखो, ये भी मैं करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बस चलने दो, रिदम मत तोड़ना है ना। हाँ, एक ये बुक के अंदर लाइन लिखवाई है मैंने, थीम के सोल्यूशन में बार बार आपको ये दिखेगा कि इंट्रोडक्शन है, एग्जाम्पल है, कंक्लूजन है, वो तुम्हें समझाने के लिए दिया है कि पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन आता है। तुम्हें एग्जाम्पल याद नहीं होते तो इसीलिए दे रखा है कि ये एग्जाम्पल्स हैं, याद कर लो, और 2 बार पढ़ोगे तो याद भी हो जाएंगे। और लास्ट में कंक्लूजन, उसको लिखना नहीं होता है कि इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तुम क्या लिखोगे? फर्स्ट वाला देखो क्या है, नो वर्क नो पे। लिख लो भैया, प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है। अब तुम कॉपी मेंटेन कर लो, और तुम्हें कॉपी में कुछ नहीं करना है, बस कॉपी में हेडिंग डालनी है, भैया मैं आज थीम लिख रहा हूँ। अलग अलग कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है, थीम 1 और उसका नाम, और लिखना शुरू करना। दूसरे दिन लेटर लिखोगे तो लेटर 1 ऊपर सिर्फ हेडिंग डाली और लिखना शुरू करना, ठीक है, और वो चेक हो जाएगा, ठीक है क्या? और अगर पेजेस पे लिखोगे तो उस पर अपना नाम लिख देना, क्योंकि सारे लिखोगे तो मेरे लिए तो इतना पॉसिबल नहीं होगा ना सबकी चेक करना, तो मैं वहां से चेक भी करवाती हूँ, तो पेजेस भी लिख सकते हो, आसान रहेगा, ठीक है, पक्का? स्टिल मैंने इतनों को बोला है, कॉपी कल 3 ही आएगी, कॉपी कल कितनी आएगी? 3 ही। लिखने की कोशिश करना थोड़ा बहुत, जैसा भी हो, कल फिर इसको डिस्कस करेंगे अपन, है ना। थैंक यू, कल मिलते हैं।